कोई लाख कहे कि दुनिया मतलबी हो गई है, लोग बदल गए हैं, लेकिन इस बदलती दुनिया में एक महिला ऐसी भी हैं जो पराये को अपना बना लेती हैं। लाखों हज़ारों लोग आपसे प्रेरित होते हैं, आप बहुत सारे लोगों की प्रेरणा है, तो आपको कैसा लगता है? आपका चैनल जितने लोग देख रहे हैं उन सबको मैं नमन अभिनंदन करती हूँ, और जो बहनें देख रही हैं उनको भी, क्योंकि आज महिला दिवस है और उस महिला दिवस के उसमें हम लोग यहाँ पर तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। और आज आप 2 बेटियाँ मिली हैं मुझे। तो आपने जो प्रश्न किया कि कैसा महसूस करती हैं, तो मुझे तो हर महिला में, हर मातृशक्ति में एक शक्ति नज़र आती है। जो शक्ति वो शायद यदि निराश्रित है तो वो शक्ति कहाँ विलुप्त हो गई उसकी, यदि वो बेसहारा है तो भी, क्योंकि स्त्री है, स्त्री के अंदर प्रकृति प्रदत्त एक शक्ति होती है, और यदि शक्ति को वो भूलकर अपने को निराश्रित मानती है तो उसको सहारे की आवश्यकता है। यदि तो मैं एक सहारा देने की कोशिश करती हूँ। लगता तो अजीब है, क्योंकि किसी व्यक्ति का यदि हम सहारा बनते हैं तो लगता है कि हम उस पर दया कर रहे हैं, पर मैं दया नहीं करती। मेरा संवेदनशील हृदय जो एक प्रकृति से सभी को मिला है, हर इंसान को एक संवेदनशील दिल मिला है, तो उससे हम जब किसी का सहारा बनते हैं तो प्रभु की कृपा ही है ये तो। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वृंदावन की रहने वाली लक्ष्मी गौतम एक शिक्षिका हैं, साथ ही निराश्रितों की बेटी हैं। तो आपको ये विचार कहाँ से आया, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको महिलाओं की सहायता करनी है या सेवा करनी है? मैं वृंदावन की ही बेटी हूँ, मेरा जन्म भी यहीं है और कर्म भी यहीं है, और हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि वृंदावन की बेटी और गोकुल की गाय, कर्म फूट जाए बाहर जाए। तो शायद ये मेरे ऊपर पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है कि मैं वृंदावन से, और मेरा तो मोहल्ला भी चेंज नहीं हुआ, इसी मोहल्ले में मेरा मायका है। तो बचपन यहीं बीता है, गलियों में जब मैंने सफ़ेद साड़ी पहने, जिनके सिर पर बाल नहीं है, जो भिक्षा मेली कुचली साड़ी में पहने भिक्षा मांगती हुई मुझे नज़र आती थी, तो दिल में हुक सी उठती थी कि ये कैसी है महिलाएं, ये और महिलाओं की तरह क्यों नहीं रहती। तो टाइम रहने के बाद मैं बहुत समय रहे, और मेरे पिताजी तीर्थ पुरोहित थे, स्वर्गीय पिताजी। तो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल से भी ऐसी बहुत सी महिलाएँ आती थीं, तो उनको देख के यही हुक उठती थी। तो पिताजी से पूछती थी कि ये अलग तरीके से क्यों रहती हैं। तो पहले तो झिड़क दिया करते थे, कुछ समय बाद उन्होंने बताया कि विधवा हैं। तो विधवा होना इतना बड़ा अभिशाप कि उसके बालों को काट दिया जाए, उससे श्रृंगार छीन लिया जाए, उसे सफ़ेद साड़ी, उसे भोजन करने में भी क्या खाना है ये बताया कि बासी भात खाने को दिया जाता है, उसे गर्म भात खाने को इसलिए नहीं दिया जाता, उसे मिर्च मसाले इसलिए नहीं दिए जाते कि वो तामसिक भोजन है, और उससे उसके शरीर में कुछ ऐसी अनुभूतियाँ होंगी जिनको वो पूरा नहीं कर पाएगी। मतलब कहने का आशय ये है कि उस महिला को जीते जी इंसानियत उसके अंदर नहीं देखी जाती, उसे इंसान नहीं समझाता, उसे पशुवत व्यवहार करके वृंदावन की ओर धकेल दिया जाता है। तो मन में ये हुक थी कि कभी मैं कुछ करने लायक हुई तो इन महिलाओं के लिए, इन माताओं के लिए कुछ करूँगी। और जब मैं 95 में पहली बार यहाँ काउंसलर बनी और सीनियर वाइस चेयरमैन बनी, नगर पालिका की प्रथम सीनियर वाइस चेयरमैन बनने का मुझे सौभाग्य मिला। 95 में पहली बार यहाँ मैं नगर पालिका में काउंसलर बनी, और फिर वरिष्ठ महिला उपाध्यक्ष बनी, सीनियर वाइस चेयरमैन। तो उस पद पर रहते हुए जितना मेरे से संभव हो सका इन माताओं के लिए, इनके लिए दवाई की व्यवस्था करना, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, वस्त्र की व्यवस्था करना, और भी पेंशन वगैरह की मैंने जो भी कोशिश की। परंतु 2011 के बाद तो मुझे नहीं मालूम कि दिन क्या होता है, रात क्या होता है। रात में कोई खबर आ जाए, वृंदावन एक ऐसी भूमि है कि यहाँ बेटियाँ भी भक्ति के कारण आ जाती हैं, महिलाएं भी आ जाती हैं, घर से भी भेज दी जाती हैं, लड़ झगड़ के भी आ जाती हैं। तो पुलिस के द्वारा भी जो महिलाएं और बेटियाँ मेरे पास भेजी जाती हैं, मेरा सबसे पहला काम होता है कि उनको पुनर्वासित करूं, क्योंकि एक महिला अपने परिवार में जितनी सुरक्षित और संतुष्ट रह सकती है वो बाहर रह के नहीं रह सकती। आपने जिक्र किया विधवा औरतों का, और जो प्रथाएं चली आ रही हैं, वैसी एक प्रथा भी ये है कि जो महिलाएं हैं वो अंतिम संस्कार में नहीं जाती, लेकिन आपका नाम आता है कि आप लावारिस शव हैं उनका अंतिम संस्कार करती हैं। तो आपको डर नहीं लगता, और कैसा आपको कर लेती हैं आप ये सब? ये पिछले 11 वर्षों से मैं लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रही हूँ, और पता नहीं कितनी की है, मैं कभी इनका लेखा जोखा नहीं रखती, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है, मेरी मन की संतुष्टि के लिए मुझे किसी को हिसाब नहीं देना, इसका हिसाब ऊपर वाला कर रहा है। डर कैसा, जब यदि उसमें अंदर जान होती तो वो खुद को ही न जिंदा रख पाता,
और सही बताऊं कि मुझे मुर्दों से डर नहीं लगता, जिंदों से लगता था। अब जिंदों से भी नहीं लगता कि कुछ वाकई ऐसे हुए हैं कि जैसे मैं रास्ते में जा रही हूँ और छेड़खानी करते हुए मैंने लोग देखे हैं। तो आप विश्वास न करें, भले वो कानूनन गलत हो कि किसी बेटी को या किसी महिला को कोई व्यक्ति छेड़ रहा है तो हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, परंतु मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं वहीं उसकी पिटाई शुरू कर देती हूँ, उस बेटी को बचा लेती हूँ। तो लोग अप्रिशिएट करते हैं और मुझे नहीं मालूम कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर मेरी आंखों को वो बर्दाश्त नहीं होता कि कोई बेटी या कोई महिला छेड़ी जा रही हो और मैं उसको अनदेखा करके चली जाऊँ। क्योंकि मेरा एक ध्येय वाक्य है जो मेरी स्वर्गीय सासू माँ, जिनके नाम से मैंने कनकधारा फाउंडेशन बनाया, और आज के दिन मैं उनको याद भी करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। मेरे स्वर्गीय पिताजी, उनको भी मैं याद करना चाहूँगी कि न अन्याय करो और न अन्याय सहो। हमको किसी को अन्याय भी नहीं करना चाहिए, किसी पर किसी को प्रताड़ित पीड़ित नहीं करना चाहिए और न अन्याय सहना भी चाहिए। मैंने उसमें एक वाक्य और लगा दिया कि न अन्याय देखो। हम किसी को अन्याय करते हुए देख रहे हैं तो भी हमारी मानवता ये कहती है कि हम उस अन्याय का दूर करें। तो वही है कि चाहे रात के 11 बजे मैं कहीं से लौट रही हूँ और मैंने किसी को देखा कि लड़की परेशान है, छेड़छाड़ हो रही है, तो मैं सब कुछ भूल के पहले उसको बचाने में और उस जो क्या कहें उसको लिए कोई नाम नहीं है क्योंकि वो इंसान तो है नहीं, हैवानी हो सकता है, तो उसको मैं पिटाई करने से भी बाज नहीं आती। आपने बताया कि हैवानों से आप रोजमर्रा की जिंदगी में मिलती होंगी और ऐसे काफ़ी वाक्य हुए होंगे आपके साथ। ये कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ है जहाँ पे आपको लगा है कि मतलब डर लग गया हो कि नहीं अब ऐसा नहीं करते? मैं आपको एक अच्छाई जब करते हैं तो रोकने वाले बहुत होते हैं, बुराई का साथ देने वाले बहुत होते हैं। अभी मैं 2-3 घटनाएं आपको बहुत शॉर्ट में बताती हूँ कि 2017 की बात थी कि मैं कॉलेज से लौट रही थी, दिन का समय था, लगभग 2:15 बजे थे। तो फुगला आश्रम के आगे मैंने देखा चीखने की आवाज़ आई और भीड़ लगी हुई थी। एक बेटी ज़मीन पर पड़ी हुई थी और एक बंदा उसके कपड़े खींच रहा था, मार रहा था और भीड़ ताली बजा के हंस रही थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बार तो मैंने सोचा चलो, मैंने किसी से पूछा, बोला नहीं कोई अपनी वाइफ को मार रहा है। तो मेरे मन में अचानक आया कि वाइफ को भी सड़क पर इस तरीके से कैसे कोई मारेगा। मैंने रिक्शे से उतरी और मैंने भीड़ को चीरती हुई जब वहाँ तक पहुँची तो वो महिला ज़मीन में पड़ी हुई थी और उसके कपड़े आधे अधूरे हो चुके थे। उसने इस तरीके से खींचे थे कि मैं नहीं देख पा रही थी उस चीज़ को। तो मैंने उस बंदे को जो उस पर झुका हुआ था उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींचा और एकदम से तेज भौंका मेरे मुंह में आया। वो शराब पिए हुए था। मैंने उसके मुंह पर एक चांटा मारा। मुझे नहीं मालूम था कि वो उसका पति नहीं है। बाद में मालूम पड़ा कि वो पति नहीं है, वो कोई बदमाश है। और उस महिला ने टेम्पो से उतर के टेम्पो वाले को पैसे दे रही थी। उस बंदे ने पैसे मांगे, शराबी ने। उन्होंने मना किया, इस बात पर उसने धक्का दिया, नीचे गिरा लिया और कपड़े खींचने लगे। तो उस समय मुझे नहीं हो सकता था, वो मुझ पर वार कर सकता था। मुझे मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि अभी उसके पास कोई हथियार होता तो वो तुम्हें मार देता। तो मैं यही कहती हूँ कि मरना तो एक दिन है, किसी के लिए मरो तो मरना भी सुकर्त है, और यदि अपनी मौत मरेंगे तो मरेंगे ही, पर किसी के काम है इससे बड़ा क्या काम हो सकता है। अभी हाल फिलहाल की घटना है, लगभग 6 महीने पहले मैं रात को मेरी पुत्र वधू आ रहे थे, मेरी छोटी नातिन भी थी। तो एक बंदा यहाँ बिहारी जी के सामने लस्सी पीती हुई महिलाओं को छेड़ रहा था, लंबा कड़ंगा बंदा, और बड़ा हिले के चल रहा था। मैं सामने से आई तो मुझे देखने उसे लगा कि जयप्रिया हाउस के सामने कि ये कुछ नशे में है, और वो महिलाओं की कभी कंधे पे हाथ रख रहा था, कभी कमर पर, कभी कुछ कर रहा था। मैं नहीं देख पा रही थी, तो काफ़ी दूर से वॉच कर रही थी। मेरे हाथ में बंदर मारने के लिए डंडा था। मुझे लगा कि वो उनको छोड़ के हमारी तरफ बढ़ा, तो मैंने उसमें 2 डंडे दिए। मेरी बहू ने मुझे रोका भी, मम्मा ये नहीं। मैंने कहा नहीं तुम अलग हटो, मैं देखती हूँ। शायद वो बहुत हैवी था, तो उसने मेरा डंडा भी पकड़ा। इतनी देर में पीछे से सायरन बजाती हुई चेतक पुलिस आ गई और मुझे देख के रुक गई। तो उन्होंने फिर उसे पकड़ा, चौकी ले गए, थाने ले गए और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो मैं मानती हूँ कि मेरी कमी है या मेरी अच्छाई है कि मैं अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, आप इतने सारे पुरस्कार सम्मानित हुई हैं, लेकिन एक पुरस्कार होता है जो हम घर आते हैं, हमारे अपने कहते हैं कि बहुत अच्छा कार्य करके आई हो, तो आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है? अभी की बात बताऊँ, थोड़ी देर पहले की मैं कार्यक्रम से आई हूँ, आप तो इंतजार कर रही थी और मैं आपको भी महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। तो मेरा बेटा कहता है, मेरा छोटा बेटा जो कैप्टन है मर्चेंट नेवी में, कि आज आपके चेहरे से लग रहा है कि आप कोई बड़ी मुहिम जीत के आई हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी भी हूँ। तो आज मैंने बेटियों को
कि बेटियां कमज़ोर नहीं है, कोमल जरूर है, कमज़ोर नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था में एज ए ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने के लिए मैंने उन्हें रोड पर ले गई और उनसे वो काम कराया जो बहुत मुश्किल था। ट्रैफिक को संभालना, ट्रैफिक को दिशा देना महिला पुलिस करती है, पर ये बेटियां बिल्कुल अननोन थी। इनको पहले हमने ट्रेंड किया 1 घंटे पहले, जिसमें पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे और उसके बाद उनसे वो काम कराया। तो एक खुशी मिल रही है कि आज मैंने 20 बच्चियों को उस दिशा में मोड़ा। हो सकता है आगे जाके वो पुलिस में जाएं कि जिससे समाज का कुछ हित होगा। तो आपने देखा जिनका कोई नहीं होता उनकी लक्ष्मी गौतम होती है, और सिर्फ इतना ही नहीं बहुत सारे कार्य ये करती रहती हैं और सेवा भाव, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करती हैं। आज बस इतना ही। कैमरा पर्सन अमा शाक्या के साथ मैं साक्षी शुक्ला।